नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक चल रहा है वह समाजीकरण है। और ये टॉपिक न केवल एमए प्रीवियस के लिए बल्कि बी पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है। इस टॉपिक को लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम समाजीकरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका सोशलाइजेशन से समाजीकरण से रिलेटेड जो भी थियरीज है, जो भी टॉपिक है, उनमें अक्सर हम उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, उनका प्रयोग देखते हैं, इसलिए उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और समकालीन समाज में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, उन परिस्थितियों और उन घटनाओं में देखें तो ये जो अवधारणा है जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत ही प्रासंगिक है। उनका ज्ञान होना हमारे लिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने की दृष्टि से और समाज के जागरूक नागरिक होने की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम समाजीकरण के इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसकी एक अच्छी और गहरी समझ बना सकते हैं और परीक्षाओं में अपने आंसर को दूसरों से अलग और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए समाजीकरण की इन अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, हम देखते हैं कि समाज में प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में हमने पढ़ा है। प्राथमिक समूह समाज के सबसे महत्वपूर्ण समूह होते हैं जिनमें व्यक्ति प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंधों के आधार पर जुड़ा होता है। संबंध अनौपचारिक होते हैं और उसका समाजीकरण सबसे अधिक वहीं पर होता है। परिवार है, मित्र समूह है, पड़ोस है, ये प्राथमिक समूह है और वहाँ उसका बुनियादी समाजीकरण होता है। तो इस तरह का जो समाजीकरण होता है जो प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक समूह के माध्यम से होता है उसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। इसको कुछ समाज वैज्ञानिकों ने अर्ली सोशियलाइजेशन प्रारंभिक समाजीकरण भी कहा है। और दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण। इसका तात्पर्य है कि जब शिशु युवा बन जाता है और बड़े समाज का एक योग्य सदस्य बन जाता है तो प्राथमिक समूह के अलावा बहुत सारे द्वितीयक समूह का सदस्य बन जाता है। उदाहरण के लिए महाविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना, अपना व्यवसाय स्थापित करना, नौकरी करना, दूसरे संगठनों से जुड़ना, तो और वहाँ पर वो अलग मूल्य मानदंड, वहाँ की कार्य संस्कृति उसको सीखता है। तो द्वितीयक समूह में जो समाजीकरण होता है वही द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है। मेटा स्पेंसर एक समाज शास्त्री हैं, उन्होंने इसको उत्तर समाजीकरण, लेटर सोशलाइजेशन नाम दिया है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण है। डियर स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र यानी किसी भी विषय की गहन समझ और सिद्धांतों की सटीक जानकारी के लिए और डे टू डे लाइफ में और समकालीन समाज में उनकी प्रासंगिकता को जोड़कर देखने के लिए हमें अवधारणाओं की अच्छी समझ प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं जानते तो हम किसी चीज़ को सही ढंग से स्पष्ट भी नहीं कर सकते, सही जगह काम में भी नहीं ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जिनका अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है, स्पेसिफिक रेफरेंस होता है। उसी संदर्भ में उन टर्म्स को, उन पदों को काम में लिया जाता है और वो किसी विशिष्ट अर्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले पद होते हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा है। दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है नकारात्मक समाजीकरण। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले की वीडियोस में ये पढ़ा है कि समाजीकरण का तात्पर्य समाज के जो मान्य मूल्य है, मानदंड है, व्यवहार प्रतिमान है, समाज की जो संस्कृति है उसको आत्मसात करना और समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनना है, ये समाजीकरण है। किंतु जब व्यक्ति समाज के मान्य मूल्यों, मानदंडों और व्यवहार प्रतिमानों
कि प्रतिकूल समाज विरोधी व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है तो वह नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। यानी समाज विरोधी गतिविधियों को, समाज के मूल्य मानदंडों के विरुद्ध, समाज की संस्कृति के विरुद्ध जो आचरण करता है व्यक्ति, वह नकारात्मक समाजीकरण है। जैसे उदाहरण के लिए चोरी करना, डकैती करना, तस्करी करना, नशा करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, ये सब नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। और हम देखते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज में किशोरों और युवाओं से जो जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या है वो नकारात्मक समाजीकरण की है। किशोर और युवा पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं, गलत चीज़ें सीख रहे हैं। हाँ, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी परिवार और सामाजिक व्यवस्था उनको सुसंस्कृत और सुसभ्य बनाने में सफल नहीं हो पा रही है। इस तरह के उदाहरण हम दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं। समाचार पत्र, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि युवा पीढ़ी वो दिग्भ्रमित हो रही है, पथभ्रष्ट हो रही है, गलत आचरण कर रही है, संस्कार और मानवीय मूल्यों को खोती जा रही है। और युवा असंतोष, आक्रोश है वो अपराध, हिंसा, गैर कानूनी व्यवहार के रूप व्यवहार के रूप में सामने आ रहा है। ये सब नकारात्मक समाजीकरण के कारण ही हो रहा है। तीसरा कॉन्सेप्ट है पुनर्सामाजिकरण, रीसोशलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रीसोशलाइजेशन। इसका तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति गलत चीज़ें सीख लेता है और गलत आचरण करने लग जाता है, यानी उसका नेगेटिव सोशलाइजेशन हो जाता है, तो उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए रीसोशलाइजेशन किया जाता है। यानी कि रीसोशलाइजेशन का मतलब है कि पहले से जो सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान है, मूल्य मानदंड है, उनको भूलकर नए मूल्य मानदंड और व्यवहार प्रतिमानों को सीखना रीसोशलाइजेशन है। जैसे ब्रेन वॉशिंग, मत आरोपण, ये रीसोशलाइजेशन का एक उदाहरण है। इसी तरह नेगेटिव सोशलाइजेशन वाली किशोरों, युवाओं को सुधार गृह में सुधारना, उनका पुनर्वास करना। इसी तरह नौकरी में जो नए कार्मिक और अधिकारी आते हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, वो सब रीसोशलाइजेशन के उदाहरण हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति विदेश में जाकर बस जाता है तो वो अपनी संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति को ग्रहण करता है, तो ये भी पुनर्सामाजीकरण है, ये भी रीसोशलाइजेशन है। तो ये रीसोशलाइजेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विशेष रूप में सुधार की प्रक्रिया है जो हमारी न्याय प्रणाली जो सुधार पर बल देती है कि अपराधी को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। बाल अपराधी हैं, अपराधी हैं, उनको सुधार का जो अवसर दिया जाता है वो पुनर्सामाजिक का एक उदाहरण है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है असामाजिकरण, डी सोशलाइजेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डी सोशलाइजेशन का तात्पर्य है कि पहले से सीखे हुए जो हमारे व्यवहार प्रतिमान है, चाहे वो समाज मान्य हो या समाज विरोधी हो, उनको जो भूलने की प्रक्रिया है वही डी सोशलाइजेशन है। जैसे उदाहरण के लिए चोरी की आदत छोड़ना, तो ये डी सोशलाइजेशन है। और फिर अच्छी आदतों को ग्रहण करना, ये रीसोशलाइजेशन है। इसी तरह कोई व्यक्ति विदेश में बस जाता है और जब वो अपनी संस्कृति, मूल्य मानदंडों को भूलता है तो वो असामाजिकरण है, डी सोशलाइजेशन है। और विदेशी संस्कृति को ग्रहण करता है वो रीसोशलाइजेशन है, पुनर्सामाजिकरण है। तो डिसोशलाइजेशन भी समाज में बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ व्यक्ति जो गलत आचरण को, गलत चीज़ें सीख जाता है तो उनको भूलना होता है, और अच्छी चीज़ों को भी भूलना डिसोशलाइजेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति विदेश जाकर बसता है तो अपनी संस्कृति के जो मूल्य मानदंड है वहाँ पर वो उनका पालन छोड़ देता है, उनको भूल जाता है, तो वो डिसोशलाइजेशन ही है। तो डिसोशलाइजेशन में जो पहले से सीखा हुआ जो व्यवहार प्रतिमान है, चाहे वो समाज मान्य हो या समाज विरोधी हो, उसको भूलने की प्रक्रिया इसमें आती है। तो ये डिसोशलाइजेशन है। और रीसोशलाइजेशन के लिए जो
पूर्व आवश्यकता है वो डीसोशलाइजेशन है। डीसोशलाइजेशन से ही रीसोशलाइजेशन होता है। तो ये डीसोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सामाजिकरण की अवधारणा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में पांचवी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है एडल्ट सोशलाइजेशन की, वयस्क समाजीकरण की। वयस्क समाजीकरण भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका तात्पर्य है कि जब वयस्क व्यक्ति है वो अलग विचार, मनोवृत्तियों और ज्ञान को अर्जित करता है और वयस्क दायित्वों के अनुसार अपना आचरण करने लगता है, तो वो वयस्क समाजीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है और विवाह के बाद उसका जो समाजीकरण होता है तो वह पति पत्नी की जो दायित्व हैं उनसे गुजरता है, स्वयं माता पिता बनने के अनुभव से गुजरता है। नौकरी लगने के बाद उस बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है, मूल्य मानदंड सीखता है, कार्य संस्कृति को सीखता है। तो ये सब वयस्क समाजीकरण के उदाहरण हैं। और समकालीन समाज में हम देखते हैं कि वयस्क समाजीकरण अत्यंत प्रासंगिक है और कभी कभी इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि वयस्क समाजीकरण, एडल्ट सोशलाइजेशन प्रॉपर और सफिशिएंट नहीं हो पाने के कारण, उचित और पर्याप्त नहीं हो पाने के कारण इस तरह की व्यवहार जनित विसंगतियाँ, आपसी कलह, विवाद सामने आते रहते हैं। उनको अक्सर हमें इस तरह समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी या माता पिता और पुत्र पुत्रियों के बीच में विवाद हो जाते हैं। तो वो उसका कारण यही होता है कि उनका जो एडल्ट सोशलाइजेशन होता है वो उचित तरीके से और पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। तो ये वयस्क समाजीकरण की अवधारणा है। छठवीं महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रत्याशित समाजीकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट के मर्टन और A.S. किट ने दिया था। और एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम भविष्य की भूमिकाओं के लिए वर्तमान में ही तैयारी करते हैं, यानी कि हमारा एक संदर्भ समूह होता है और उस संदर्भ समूह को आदर्श मानकर हम वैसा बनने के लिए, उस समूह से जुड़ने के लिए वर्तमान में हमारे व्यवहार, मनोवृत्तियों को, सोच को, आचरण को बदलते हैं। तो वह पूर्वाभ्यासी समाजीकरण भी कहलाता है या प्रत्याशित समाजीकरण भी उसको हम कहते हैं। ये एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कोई युवा है वो सेना में भर्ती होना चाहता है, सेना उसके लिए संदर्भ समूह है तो वो NCC में प्रवेश ले लेता है। इसी तरह स्कूल के जो बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो उनको ऐसा लगता है कि अब हमें अगले साल कॉलेज में जाना है, तो वो कॉलेज के बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स MBBS कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने लग जाते हैं। तो ये इस तरह के जो उदाहरण हैं वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की हैं, यानी कि भविष्य की भूमिकाओं के लिए वर्तमान में ही व्यक्ति तैयारी करने लगता है, उसके अनुसार अपने आचरण, सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार, मनोवृत्तियों को बदलता है, उसके अनुसार आचरण करता है। तो ये प्रत्याशित समाजीकरण के उदाहरण है। और हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कभी सिपाही बनते हैं, कभी डॉक्टर बनते हैं, कभी शिक्षक बनते हैं, उनकी नकल करते हैं। हम देखते हैं कि नकल या अनुकरण से व्यक्ति बहुत अधिक सीखता है। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि समाजीकरण में अनुकरण, सुझाव और प्रतिस्पर्धा तीनों उप प्रक्रियाएं समाहित है। समाजीकरण खुद अपने आप में एक सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति समाज की संस्कृति, मूल्य, मानदंडों को आत्मसात करता है, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। तो इस प्रकार का जो समाजीकरण होता है वो प्रत्याशित समाजीकरण कहलाता है। सातवें महत्वपूर्ण उदाहरण है ब्रेन वॉशिंग, मत आरोपण। इसका तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति के विचारों में उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है और
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव, प्रलोभन के माध्यम से या उन्हें उकसाकर उनको उद्वेलित करके उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर जब अलग उनकी सोच और विचारों को बदलकर अलग तरीके के विचार सोच उन पर थोपे जाते हैं, उनके मस्तिष्क में स्थापित किए जाते हैं, तो वो मत आरोपण का उदाहरण है। हम देखते हैं समाज के अंदर डे टू डे लाइफ में, भारतीय समाज और दुनिया के दूसरे समाजों में सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं, जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ये सब ब्रेन वॉशिंग के उदाहरण है। इनके जो लीडर्स होते हैं वो युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके मन मस्तिष्क में इस तरह के विचार आरोपित करते हैं और उसके उकसाकर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन देकर या दबाव में या उनकी किसी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर अलग तरीके के विचारों को उन पर थोपते हैं, उनके मस्तिष्क में उनको आरोपित करते हैं और उसके माध्यम से अपनी निहित स्वार्थों की पूर्ति करवाते हैं। और उसी का परिणाम होता है कि समाज में हम उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकतावाद इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। इसकी दो बड़े उदाहरण हैं। साम्यवादी क्रांति के पूर्व जो चीन है उसमें बड़े पैमाने पर इस तरह ब्रेन वॉशिंग की गई। जो लोग साम्यवादी दर्शन के विरोधी थे उनके मस्तिष्क में साम्यवादी दर्शन को स्थापित किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सब ब्रेन वॉशिंग के उदाहरण है। ब्रेन वॉशिंग वस्तुतः रीसोशलाइजेशन का ही उदाहरण है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को जो पहले से सीखा हुआ व्यवहार, प्रतिमान, मूल्य, मानदंड, सोच या विचारधारा है उसको भुलाकर नए मूल्य, मानदंड, व्यवहार, प्रतिमान, सोच को उसके मस्तिष्क में आरोपण किया जाता है, उसे सीखने को बाध्य किया जाता है या उकसाया जाता है। तो ये एक तरीके से रीसोशलाइजेशन का भी एक उदाहरण है, सामाजिकरण से जुड़ी हुई एक उदाहरण है। तो ये सामाजिकरण से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैंने समकालीन समाज के उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि ये उदाहरण कितनी प्रासंगिक है, कितनी उचित है, कितनी उपयोगी है। इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि सामाजिकरण का जो ये चैप्टर है उसका जो प्रारंभिक परिचय है, साथ ही उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं और उसकी जो एजेंसीज है, अभिकरण है उसकी, और उसके जो सिद्धांत हैं और उससे जुड़ी हुई जो अवधारणा है, इनको बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए इस टॉपिक को समझने में अत्यंत उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर, यानी कि सामाजिक नियंत्रण पर, जो सामाजिकरण से ही जुड़ा हुआ है। सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण ये हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है। सामाजिक नियंत्रण BA पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर में भी है, तो वहाँ पर भी उन कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, और MA प्रीवियस के सिलेबस के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही है। तो उस सोशल कंट्रोल पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।